हमारे देश में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हमारे देश में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, LIC, रेलवे, तमाम जो चीजें सरकारी संस्थान खड़े किए गए हैं वो देश के साथ छल था। और ये देश के साथ पवित्रता है कि एक नालायक हमारे देश के हर संस्थान को बेच रहा है और कह रहा है कि मैं गंगा जल की तरह पवित्र फैसले करता हूँ। ये मसला धर्मेंद्र जी कुछ हल नहीं होना, ये सरकार की समझी सोची रणनीति है। और उसके बाद से जब ये 20 सितंबर से कानून अस्तित्व में आया, वहाँ पर भी आपने देखा राज्यसभा में असंवैधानिक तरीके से अल्पमत में होने के बावजूद बिना वोटिंग के इसे पास कराया गया। 10 सितंबर को जब पीपली में किसान इस काले अध्यादेश के खिलाफ, तब ये कानून नहीं था, अध्यादेश के खिलाफ सड़क पर उतरे थे, तब खट्टर की सरकार ने लाठियों से पिटवाया था। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दो कहावतें हैं, ये तो होना ही था, और दूसरी कहावत है ढाक के 3 पात। पहले से जो दिखाई दे रहा था किसान कानून को लेकर के जो विरोध हो रहा था, उसको लेकर के पहले से लोगों को दिख रहा था कि आज की मुलाकात में शायद कुछ नहीं होने वाला है, और वही होता हुआ दिखाई दिया। जब ये बातचीत हम कर रहे हैं, इस वक्त भी मीटिंग लगातार जारी है, लेकिन खबर यही आ रही है कि एक समिति बनाए जाने का प्रस्ताव जो है वो सरकार की तरफ से रखा गया है। किसानों ने इसको नहीं माना है, किसानों ने समिति के ऊपर ऐतराज़ जताया है, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया है कि एक समिति बनाई जाए, उसमें किसानों के प्रमुखों को भी रखा जाए और जो किसान कृषि विशेषज्ञ हैं उनको रखा जाए, और उसके बाद में समिति फैसला देगी, और उसके बाद में इन किसान कानूनों पर कोई संशोधन अगर ज़रूरत होती है तो वो किया जाए। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में भूपेंद्र रावत हैं, तमाम किसान हैं। किस तरह से देख रहे हैं? ये पहले से दिख रहा था कि सरकार कहीं से भी मानने मन के मूड में, समझने के मूड में, पीछे हटने के मूड में नहीं है, वही दिखाई दे रहा। समिति का प्रस्ताव रखा गया है। धर्मेंद्र जी, मैं आपके माध्यम से ऑनलाइन इंडिया न्यूज़ के करोड़ों दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये कोई सरकार की अभी जो चर्चा की शुरुआत की है ये नहीं है। 10 सितंबर को जब पीपली में किसान इस काले अध्यादेश के खिलाफ, तब ये कानून नहीं था, अध्यादेश के खिलाफ सड़क पर उतरे थे, तब खट्टर की सरकार ने लाठियों से पिटवाया था। और उसके बाद से जब ये 20 सितंबर से कानून अस्तित्व में आया, वहाँ पर भी आपने देखा राज्यसभा में असंवैधानिक तरीके से अल्पमत में होने के बावजूद बिना वोटिंग के इसे पास कराया गया। और तीसरी बात, इस कानून के साथ जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, पहले कहा गया किसान कांग्रेस के प्रभावित लोगों में से हैं, उनके समझाए हुए हैं, फिर कहा गया कि ये गुमराह हैं, फिर कहा गया कि ये किसान जो है ये गुंडे हैं, असामाजिक तत्व, फिर कहा गया ये पाकिस्तान परस्त हैं। और जब वहाँ भी इनको कमजोरी मिली तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार को ये उम्मीद नहीं थी। सरकार पहले हर मुद्दे पर हिंदू मुसलमान बनाती है, उसी तरीके से योजनाबद्ध तरीके से इसे हिंदू सिख बनाने की योजना बना रही थी। मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ, हरियाणा के एक एक गांव से लोग सड़कों पर मदद करने के लिए किसानों के साथ डट रहे हैं। इनका ये खेल खत्म हो गया। अब मैं आपके माध्यम से एक बात करना चाहता हूँ, जो हमारे देश के लोगों को पाल रहे हैं किसान, और जो हमारे देश की हिफाजत के लिए, सीमा की रक्षा के लिए अपने लाल को कुर्बान करने के लिए भेजते हैं, उनको ये नालायक सरकार देश विरोधी और पाकिस्तान परस्त बताती है। ये जो चर्चा शुरू कर रहे हैं जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं, 3 केंद्रीय मंत्रियों में सोम प्रकाश का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि वो नौकरशाह रहे पहले, उनका एक वर्चस्व है पंजाब के लोगों को समझने में, इस पूरी घटनाक्रम को समझना पड़ेगा। 3 बजे आप पंजाब के किसान नेताओं को बुलाते चर्चा के लिए, और 7 बजे आप दूसरे बाकी राज्य के नेताओं को बुलाते हैं, फूट डालो, राज करो। इस बैठक से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री को वो देखना चाहिए, इस कड़कती ठंड में हमारे देश के किसान राजधानी दिल्ली में आ रहे थे। ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, ना कहने की आज़ादी। भारत के किसान दिल्ली आ रहे थे, रास्ते में हरियाणा पड़ता है, हरियाणा में असंवैधानिक काम हुआ संवैधानिक दिवस के दिन। मैं दुख और अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हमारे किसानों के रास्ते न केवल खुदवाए हैं, न केवल वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर और वो लगवाए हैं, न केवल बैरिकेड्स लगवाए, ठंडे पानी के बौछार से पिटवाया है और आंसू गैस के गोले छुड़वाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एक्सप्रेस हाईवे हैं वो हमारे देश के किसानों की ज़मीन पर बने हुए हैं, और उनसे अगर आप नहीं गुजरने देंगे तो ये बहुत दिक्कत है। एक दूसरी बात, बनारस में हमारे देश के प्रधानमंत्री 26 तारीख से किसान सड़कों पर हैं। यूँ तो 2 महीने हो गए, लेकिन दिल्ली आकर के केंद्र सरकार से बात करने के लिए 26 तारीख से, तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा? बनारस में कहा कि हमारी सरकार निर्गंगा जल की तरह
पवित्रता थे फैसले करती है और पुरानी सरकार जो है वो छल से फैसले करती थी। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, जिन लोगों ने हमारे देश में भंडारण करके, अवैध तरीके से भंडारण करके किसानों को लूटपाट न हो और उपभोक्ताओं को न लूटा जाए, उसके लिए कानून बना रखा था और उसको ये बोलते हैं वो छल से था। अब ये कानून लेकर आए हैं कि जितना मर्जी आप भंडारण कीजिए, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। ये समिति बनाई है, आपको लग रहा है कि समिति कोई सही फैसला ले पाएगी? समिति से इस पूरे मसले का हल हो पाएगा? नहीं, मैं इसीलिए करता, पूरे जो मर्जी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे किसी के बाप की ताकत, एनडीए में किसी मंत्री का मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है। अभी जो सांसद भी हैं हनुमान बेलीवाल, उन्होंने भी कहा है कि बिल्कुल ये गलत है। मैं वही बात पूरी कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएं देश से कि हमारे देश के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी की व्यवस्था को कायम करने की बात धर्मेंद्र जी की गई थी। ये क्या कह रहे हैं? ये उसको कह रहे हैं कि वो छल से था। मंडी व्यवस्था, हमारे देश में 6,900 मंडियां हैं, ये छल से था और ये कह रहे हैं हम निर्मल तरीके से कर रहे हैं मंडी व्यवस्था को खत्म। शुरुआती दौर में मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि निजी कंपनियां थोड़ा महंगा कीमत पर खरीदारी करेंगी, लेकिन जब मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी उसके बाद तबाही। जियो का उदाहरण दिया, हाँ नहीं, मैं उदाहरण देता हूँ, जियो सिम का उदाहरण। नहीं, जियो सिम से भी अलग मैं कहता हूँ। हमारे देश में सरकारी स्कूल से निकले मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर शहीद आजम भगत सिंह और लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह से लेकर सर छोटू राम, ये सब सरकारी स्कूलों से निकले पढ़े लिखे लोग थे। प्राइवेट स्कूल जब खड़े किए गए और प्राइवेट स्कूलों को बाद आज दशा ये हो गई है कि एक भी एनडीए का जो केंद्र में मंत्री है, इनका विधायक है, इनका किसी का बेटा निजी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ता है। जो दशा सरकारी स्कूलों की हो गई है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, 6,900 मंडियों की जमीन पर मोदी सरकार की कंपनियों की नजर है। इसलिए मोदी सरकार उन 6,900 मंडियों की जमीन छीनने का षड्यंत्र करने के लिए ये कानून लेकर आया और न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करने का खेल है। और तीसरी बात, जो हमारे देश के किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने की बात है, मैं आपके माध्यम से 2-3 बातें और जोड़ना चाहता हूँ। हमारे देश में प्रधानमंत्री ने कहा गंगा के किनारे कि मैं निर्मल फैसला करता हूं और पहले क्षय होता था। हमारे देश के अंदर इसरो का गठन हुआ, वो छल था देश के साथ में और ये बेच रहे हैं, ये निर्मलता है। हमारे देश में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हमारे देश में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, LIC, रेलवे, तमाम जो चीज़ें सरकारी संस्थान खड़े किए गए हैं, वो देश के साथ छल था। और ये देश के साथ पवित्रता है कि एक नालायक हमारे देश के हर संस्थान को बेच रहा है और कह रहा है कि मैं गंगा जल की तरह पवित्र फैसले करता हूं। मैं जानना चाहता हूं, आज हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, हमारे देश के किसान अन्नदाताओं को तुम आतंकी और पाकिस्तान प्रश्न बताते हो। मैं आपके माध्यम से एक बात जानना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर ईमानदारी की बात है धर्मेंद्र जी, खुफिया जांच एजेंसी का गठन किया गया, वो छल था। और जो खुफिया जांच एजेंसी रिपोर्ट देती है कि हमारे देश में आतंकी हमला हो सकता है, पुलवामा में जवानों को मारा जाएगा, तो उस रिपोर्ट को खारिज किया जाता है क्योंकि ये गंगा की तरफ, जल की तरफ पवित्र फैसला है क्या? मैं जानना चाहता हूं, 15 जून को हमारे जवान मरते हैं, मारे जाते हैं वहाँ गलवान घाटी में। हर प्रधानमंत्री, हमारे देश की सेना पहले से काम है, क्या हमारे देश की सेना, सुरक्षा बल, BSF और तमाम जो एजेंसियां हैं, वो जो गठन किया गया था पहले की सरकारों ने, वो देश के साथ छल था। और जो इस सरकार ने खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज किया, वो छोड़ दीजिए, 15 जून को जवानों की हत्या के बाद ये सरकार चुप रही। आप जैसे टीवी चैनल अगर नहीं होते देश में तो किसी को पता नहीं लगना था कि 20 जून को जवानों की हत्या कर दी गई। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे देश के लोगों को से आग्रह करता हूँ, हमारे देश में अवैध भंडारण पर प्रतिबंध का कानून देश के साथ छल नहीं था, वो देश के साथ निर्मलता थी। छल ये है कि अब भंडारण करके हमारे किसानों को सस्ते दाम पर लूटा जाएगा और उपभोक्ता को महंगे दाम पर बेचा जाएगा। हमारे देश के अंदर छल नहीं था, निष्पक्षता थी, किसान अपनी फसलें पैदा करें। अब हमारे देश के किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाया जा रहा है। हमारे देश की मंडी व्यवस्था, मैं बधाई देना चाहता हूँ P. विजयन को, जो केरल की सरकार है, धर्मेंद्र जी, उसने फसल और फलों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में शामिल किया। 1 नवंबर से लागू हो चुका है। मैं बधाई देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे देश की न्यूनतम समर्थन मूल्य, कौन इनके वकालत के लिए आया? इनके साथ वकील बन करके आ रहा है बिहार का मुख्यमंत्री, जिसने अपने देश राज्य की मंडी व्यवस्था 2006 में चौपट कर दी। मैं दावा करता हूँ नरेंद्र मोदी
केरल के मुख्यमंत्री को अपने साथ खड़ा करो जरा, पंजाब के मुख्यमंत्री को खड़ा करो, तो मैं मानूं कि तुम ईमानदारी से बात कर रहे हो। असल मसला सिर्फ ये है, सरकार ने जो इस कमेटी को बनाया है, ये कमेटी मामले को कमज़ोर और आंदोलन को ख़त्म करने का षड्यंत्र है। नरेंद्र मोदी ने अपनी बात साफ गोई के साथ बनारस में क्या कही कि हम जो फैसला करते हैं अच्छा फैसला करते हैं, सच्चा फैसला करते हैं और यही अंतिम फैसला है। नरेंद्र अगर ईमानदार है केंद्र की सरकार, तो केंद्र के नरेंद्र मोदी को तत्काल देश को संबोधित करना चाहिए। इन 3 काले कानूनों को, जिससे हमारे देश के उपभोक्ताओं को और किसानों को लूटा जाएगा, भंडारण के नाम पर हमारे देश के किसानों को बंधुआ मजदूर बनाया जाएगा और देश की 6,900 मंडियों की ज़मीन छीन करके अपने चहेतों को दी जाएगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो तरीका है, तौर तरीका, ये मिटा दिया जाएगा। मोदी कहे एक कानून लेकर आए, हमारे देश में किसान की उपज को खरीदने की गारंटी का कानून लेकर आए, और यही नहीं उसके अलावा उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी भी हो, ये पहले तय कर ले। ये जो समिति का फैसला सरकार की तरफ से रखा जा रहा है, क्या लग रहा है इससे मसला हल हो पाएगा? ये मसला धर्मेंद्र जी कुछ हल नहीं होना। ये सरकार की समझ सोची रणनीति है, किसानों के आंदोलन को गति देने, इसको अवरोध पैदा करना है और इसका कुछ नहीं होना। इसका ये दिखावा है, ये सरकार की नीति। किसान स्वीकार नहीं करेंगे? किसान मतलब ही नहीं होता इसको स्वीकार कर लें। किसान तो अब निर्णय लेने के लिए आया है और निर्णय लेके ही जाएगा। वो समिति से खुश नहीं है? समिति से बिल्कुल खुश नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एमएसपी की बात है, तो ये सरकार अगर ईमानदार है तो ये एमआरपी भी क्यों नहीं तय करती? जो किसान की सरसों है, सपोज करो, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, वो 4,000 रुपये क्विंटल ली जाती है और जब किसान उसको वापस बीजने के लिए लेता है तो वो 720 रुपये किलो दिए जाती है, यानी 72,000 रुपये किलो वापस किसान को खरीदनी पड़ती है। कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो किसान बेचता है और उसको बाद में किसान वापस लेता है तो 18-20 गुना रेट पर वो मिलती है? तो एमआरपी भी तय की जाए, इनका मुनाफा भी तय किया जाए। कितने ये जो चीज़ें हैं, एमएसपी की, एमआरपी की जो बातें आप कह रहे हैं, ये एक दिन में तो उठी नहीं है। जाहिर तौर पर सालों से यही जो है ट्रेंड चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और अब जो है इसमें ये जो आया है किसान कानून, इसने तड़का लगाने का काम किया है, यही सही माना जाए? नहीं, तड़का लगाने का काम नहीं। किसानों को जो सोया हुआ जो किसान था वो जागरूक होगा। हाँ, वो जगा दिया बिल्कुल, उसको जागृति लेके आया है। देखिए, समिति जो है वो सरकार की तरफ से बनाई गई है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि देश में ना जाने अभी तक कितने बड़े बड़े जो कांड हुए हैं, कितने बड़े बड़े जो स्कैम हुए हैं, उनके लिए समितियाँ बनाई गई और उन समितियों की रिपोर्ट, उन समितियों की जांच रिपोर्ट जो है वो कहाँ तक पहुँची वो सबको मालूम है। समिति बनाने का मतलब जो है वो देश में यही समझा जाता है कि मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब देखिए कितना ज्वलंत मुद्दा है। दिल्ली के चारों तरफ जो है वो किसान दिल्ली को घेरे हुए हैं और उसके बावजूद सरकार अभी भी समिति बनाने के मूड में है। क्या आपको लगता है कि इस पूरे मसले पर तुरंत ही कोई जो है वो समाधान सरकार को निकालना चाहिए था? और दूसरा ये कि जिस तरह से समिति बनाई गई, क्या आपको लगता है कि समिति बनाने की अगर बात थी तो पिछले 60 दिनों से किसान आंदोलन कर रहा था, सरकार ने तब पहल क्यों नहीं की? अब आपको लगता है कि ये किसान जो है यहाँ से निकल जाएंगे केवल समिति के आश्वासन पर और फिर उसके बाद में किसान दोबारा से खड़े होंगे? शायद ऐसा लगता नहीं है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।